अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डैशिंग लाइसियम। डेट है आज की 18 फरवरी 2023 और आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन सेशन में। आज हम एक इशू डिस्कस करेंगे और वो है इंडिया का नोटिस आया है पाकिस्तान को 25 जनवरी को 2023। ये नोटिस इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, और इंडिया इसमें ये चाहता है कि ये इस ट्रीटी को दोबारा से डिस्कस करे पाकिस्तान के साथ और इसमें चेंजिंग इंडिया रिक्वायर कर रहा है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आइए एक कोट देखते हैं। लिव एज इफ यू आर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू आर टू लिव फॉर एवर। देखिए, आपको अगर मालूम हो जाए ना कि आप कल मरने वाले हैं, तो आप में जो पहली चीज चेंज होगी वो ये होगी कि आपका जो मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं इनके बारे में आपका जो रवैया है वो चेंज हो जाएगा। आपका फोकस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जितना टाइम आपके पास रह चुका है, आप उसमें मटेरियल चीज़ों को गेन करने की बजाय आप अपने रूहानी सुकून की तलाश में और कुछ ऐसी चीज़ों को करने को प्रेफर करेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। ठीक है, आप में जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है वेल्थ एक्यूमुलेशन वो नहीं रहेगी। आप अगर कल मरने वाले हैं तो आप इतनी सारी दौलत इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचेंगे जो कि आपके मरने के बाद आपके किसी काम की नहीं। ठीक है, आपका जो लग्जरियस थिंग्स हैं उनमें यकीन नहीं रहेगा। आप लग्जरियस जिंदगी जो एक दिन आपके पास रह गया है वो आप एंजॉय नहीं करेंगे। आप कंज्यूमरिज्म इससे ऊपर उठ जाएंगे। और दूसरा ये है कि चूंकि ये सारी चीज़ें एक्वायर करने के लिए इंसान को अपनी सारी तवानाइयाँ लगानी पड़ती हैं और वो सारी ज़िंदगी इन्हीं को हासिल करने की तगोदो में रहता है, तो उससे जो एंजाइटी होती है वो नहीं रहती, डिप्रेशन वो इंसान का ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें ये यकीन हो जाए कि हम सिर्फ एक दिन ज़िंदा रहने वाले हैं, तो इन चीज़ों से हमारा जो एतमाद है, हमारी जो बिलीव है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये असल में एट द एंड क्या है, फ़ायदे में है। इंसान इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता। और दूसरे पार्ट में ये कहा है कि लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। आप अगर पढ़ें या फ़र्ज़ कि आप किताब लिख रहे हैं तो आप उस किताब को ऐसे लिखेंगे कि वो जो किताब है वो शायद आने वाली जनरेशन्स को फ़ायदा दे। इंसान को हर टाइम इसी मूड में रहना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ सीखे और वो जनरेशन्स तक, क्योंकि जनरेशन्स फॉरएवर रहेंगी जब तक अल्लाह ताला की मर्जी होगी। ठीक है, तो ये जनरेशन्स एक के बाद एक इंसानियत तो चलती रहेगी। वो डिस्कस की जाती हैं, आप उनको मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी प्रायोरिटी है कि आप उसको किस अंदाज में देखते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और वो है इंडियाज का नोटिस पाकिस्तान को एक इंडिया ने नोटिस दिया है। वो क्यों दिया है, उसकी क्या मुहरकात हैं और किस वजह से पाकिस्तान को इशू किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये नोटिस इंडस वाटर ट्रीटी के पर्सपेक्टिव में दिया गया है, तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आप पाकिस्तान अफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट अफेयर में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आईआर का ये इशू है, इंटरनेशनल लॉ का, और ऐसे में आप इसके आर्गूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आईआर के पास्ट पेपर में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो आज हम इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इंडस वाटर, जो इंडस हमारा रिवर है, जो दरियाई सिंध है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो रीजन है वो तिब्बत का रीजन है, चाइना का ऑटोनोमस रीजन है। चाइना इसको ऑन करता है और कंट्रोल करता है।
ठीक है, यहाँ से जो कैलाश माउंटेन रिवर है, उसके वेस्ट से ये ओरिजिनेट होता है और ये ओरिजिनेट होके यहाँ से इंडिया में दाखिल होता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वहाँ से फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है और यहाँ से ये पाकिस्तान की मेन लैंड में एंटर होता है। उसके बाद पंजाब में, सिंध और बलोचिस्तान में, और एंड पे जाके अरेबियन सी में ये डंप हो जाता है। ठीक है जी, तो ये एक इसका जो रूट है वो हमने डिस्कस किया। इसके साथ ये सिर्फ अकेला फ्लो नहीं करता, बल्कि इसके साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ब्यास, सतलुज, चेनाब है यहाँ पे, और रावी है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पे मिठन कोट के मुकाम पे दरियाए सिंध के अंदर शामिल हो जाती है। और ये जो एक छोटा सा पैसेज बनाती हैं जहाँ पे चेनाब और सतलुज आपस में मिलते हैं, तो ये एक छोटा सा पैसेज यहाँ पे बनाते हैं, इसको कहते हैं पंजनद। यानी कि पिछले 5 जो दरिया हैं वो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिलते हैं और एक छोटा सा पैसेज बना के यहाँ पे मिठन कोट के मुकाम पे, जो कि राजनपुर का साउथ पंजाब में राजनपुर का एक जिला है, वहां पर ये मिलते हैं मिठन कोट के मुकाम पे, और फिर वो इंडस में शामिल होके नीचे अरेबियन सी तक आते हैं। तो आइए इंडस वाटर ट्रीटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो इंडस वाटर ट्रीटी सितंबर में 1960 में कंक्लूड की जाती है बिटवीन अयूब खान प्लस नेहरू। इन दोनों के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी तय पाती है। ये जो ट्रीटी है ये वर्ल्ड बैंक इसको गारंटी करता है एज अ गारंटर। वर्ल्ड बैंक इसको दोनों कंट्रीज के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसको कंक्लूड करवाता है। इंडस वाटर ट्रीटी में 80% जो पानी का शेयर है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है और जो 20% पानी है वो इंडिया के हिस्से में जाता है। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी को इस तरीके से डिवाइस किया जाता है कि इसके जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया को दिए जाते हैं, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज हैं। और इस ट्रीटी के अंदर जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को उसकी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दी जाती है। जिसमें इंडस, चेनाब और जेहलम, ये 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और ऊपर वाले 3 दरिया वो ईस्टर्न साइड से वो इंडिया के हिस्से में जाते हैं। अब इन तीनों दरियाओं का एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान के पास है, बट ट्रीटी के अकॉर्डिंगली इंडिया इससे पानी ले सकता है। ठीक है, और वो पानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, उस पर्पस से ले सकता है, उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको अपनी इरिगेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया के पास नेविगेशन राइट मौजूद है उन दरियाओं पे, ये जो पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड से आते हैं, इसमें इंडिया सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, उन दरियाओं का रुख नहीं मोड़ सकता और ना ही उन दरियाओं से पानी लेके अपनी इरिगेशन को एक्सपेंड कर सकता है। ये इंडिया के इख्तियार में नहीं दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। आइए दोस्तों, हम उस निज़ाम की बात करते हैं जिसके तहत इंडस वाटर ट्रीटी को दोनों कंट्रीज मैनेज करते हैं। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दोनों कंट्रीज आपस में डाटा शेयर करते हैं, और ये डाटा उस बारे में है कि ऊपर से जो भी पानी आ रहा है पाकिस्तान के हिस्से में या इंडिया के हिस्से में, उसमें से कितना इंडिया कंज्यूम कर रहा है, कितना पाकिस्तान कंज्यूम कर रहा है इरिगेशन में, और
और फिर कितना पानी एंड पे जाके सी में डंप हो रहा है, ताकि हमारे जो रिवर्स हैं उसके पानी का ऑप्टिमाइज यूज किया जाए। और इन दोनों कंट्रीज के जो कमिश्नर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ विजिट करते हैं ताकि जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं उनको असेस किया जाए और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तो इस तरह का निज़ाम है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। आइए फर्दर इसके जो स्ट्रक्चर है इंडस वाटर ट्रीटी का कि कैसे इसको हैंडल किया जाता है और किस तरह का निज़ाम है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जिससे हम अपने दरियाओं को मैनेजमेंट करते हैं और उनकी जो और डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व है उसका मेथड क्या है। सबसे पहले हम इंडस वाटर ट्रीटी के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इसमें एक इंडस कमीशन बनाया गया है और दोस्तों इस कमीशन में 2 कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, एक इंडिया की तरफ से और एक पाकिस्तान की तरफ से। और ये दोनों जो कमिश्नर्स हैं ये अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। अगर इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो बायलैटरल तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे जाननी ज़रूरी है। इसमें ये देख लीजिए कि जो अगर इंजीनियरिंग वर्क है उसके बारे में यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटीज में क्या रूल दिया गया है। इंडिया अगर वेस्टर्न रिवर पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है जैसे और वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ वो लगा सकते हैं पावर जनरेशन के पर्पज से। और वो कैसे पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा, वो एक रूल फॉलो करेगा रन ऑफ द रिवर टर्म के जरिए। अब ये रन ऑफ द रिवर टर्म क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर कोई ट्रिब्यूटरी है जैसे चिनाब है, ये पाकिस्तान के हिस्से में ये वेस्टर्न जो रिवर है उसमें आता है और यहाँ से ये फर्ज किया ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। यहाँ पे इंडिया कोई पावर स्टेशन लगाना चाहता है, ये ट्रीटी इंडिया को ये हक देती है कि वो अपने हिस्से में पाकिस्तानी रिवर्स के ऊपर इंजीनियरिंग वर्क कर सकता है फॉर द सेक ऑफ पावर जनरेशन। अगर वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कोई मंसूबा बनाना चाह रहा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, तो वो उसको रन ऑफ द रिवर के तहत ही बना सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो रिवर का फ्लो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। आप ये जो फैसिलिटी बना रहे हैं, जो पावर जनरेशन की यहाँ पे इक्विप बना रहे हैं चीज़, वो जो है उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। आप रिवर का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप एक ख़ास हद तक स्टोरेज फैसिलिटी भी कर सकते हैं बट वो इतनी माइन्यूट होनी चाहिए कि उसका जो मेजर फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो और आप यहाँ से पावर जनरेट कर सकते हैं। ये इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ये हक दिया गया और इसी हक को इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने चिनाब रिवर पे सलाल पावर जनरेशन प्लांट लगाया, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली ओके है। बट इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, अगर इंडिया इस तरह का उन रिवर पे पावर जनरेशन प्लांट लगाना चाहता है जो कि वेस्टर्न रिवर है, जिनकी पाकिस्तान के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, तो उस कंडीशन में इंडिया को अपना डिज़ाइन पाकिस्तान को शेयर करना पड़ेगा। वो इंजीनियरिंग वर्क जो वहाँ पे करने जा रहा है उसको पाकिस्तान के साथ और उस डिज़ाइन को पाकिस्तान के साथ शेयर करके पाकिस्तान का एग्रीमेंट ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान उसको एग्री करता है तभी वो वहाँ पे वो डिज़ाइन और वो पावर स्टेशन इंडिया लगा सकता है। और पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अगर यहाँ से कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है इस डिज़ाइन में और ये रन ऑफ द रिवर है कि रिवर के फ्लो को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान को इससे कोई इशू नहीं है।
बट प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब इंडिया ने अपना यही राइट इस्तेमाल करके किशन गंगा डैम बनाया। ये दोस्तों झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया, जो कि वेस्टर्न रिवर का पार्ट है और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है और इस पे पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है। और इंडिया किशन गंगा डैम से 330 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है। अब पाकिस्तान को किशन गंगा डैम पे इंतहाई शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। पाकिस्तान का ये क्लेम है कि किशन गंगा का जो डिज़ाइन है वो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें पाकिस्तान की जो हिस्से में पानी आ रहा है उसको स्टोर किया जाएगा और जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब किया जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान अपने जो रिजर्वेशंस हैं मुख्तलिफ फोरम पे उठाता रहा है और इंडिया के साथ भी पाकिस्तान ने अपने एतराज़ात शेयर किए हैं। तो ये था जी इंडस वाटर ट्रीटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और इंडिया की तरफ से नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी को फाइनलाइज किया। अब यहाँ पर एक इंडस वाटर ट्रीटी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 12(3), और ये इस बारे में है कि अगर दोनों कंट्रीज चाहें और म्यूचुअली असेंट के साथ वो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। इसमें दोनों में से किसी भी पार्टी को अगर इंडस वाटर ट्रीटी में कोई अमेंडमेंट करनी है या कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई चीज़ निकालनी है उस ट्रीटी के एग्रीमेंट से, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, इसको मॉडिफाई करना है, तो वो दोनों की म्यूचुअल एसेंट उसके लिए होना ज़रूरी है। और ये चीज़ आर्टिकल 12(3) सब क्लॉज 3 में ये लिखी गई है। और इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा कि दोनों कंट्रीज में से कोई भी यूनिलैटरली इसको रिवोक नहीं कर सकता, इसको अमेंड नहीं कर सकता, इसमें से कोई चीज़ निकाल नहीं सकता। इसमें दोनों कंट्रीज की कोलैबोरेशन और दोनों का कंसेंसस ज़रूरी है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ये चीज़ बताई गई है कि मॉडिफिकेशन दोनों में से, और ये जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है ये दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है। आइदर पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम है इसको चेंज करने में तो पाकिस्तान इसको इनिशिएट कर सकता है, इंडिया को लगता है कि इसमें चेंजिंग की ज़रूरत है तो इंडिया भी इसको इनिशिएट कर सकता है। बट जो एग्रीमेंट होगा, जो चेंजिंग होगी, वो दोनों की म्यूचुअल कंसेंसस से होगी। यूनिलैटरली यहाँ पे कोई चीज डिवाइस नहीं की जा सकती। आर्टिकल 12(4) क्लॉज में ये बताया गया है कि आपने अगर इसको टर्मिनेट करना है, इसको रीन्यू करना है, तो भी उसके लिए भी आप म्यूचुअल एसेंट बायलैटरल तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 में ये बताया गया कि अगर दोनों कंट्रीज के दरमियान इसकी इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन को लेके अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, ये चीज आर्टिकल 9 में डिफाइन की गई है। और इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जो इंडस कमीशन है उसके पास सबसे पहले इशू जाएगा। अगर वो बायलैटरल तरीके से दोनों कंट्रीज इंडस कमीशन के अंडर उसको रिजोल्व नहीं कर पा रहे तो फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा और वो उस डिस्प्यूट को क्लोजली असेस करेगा और वो रिकमेंडेशन देगा जो दोनों कंट्रीज को एक्सेप्टेबल होंगी। और अगर दोनों कंट्रीज उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपनी एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास दायर करेंगी और इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, और दोनों कंट्रीज इसके डिसीजन के मुताबिक ही चलेंगी। जिस इशू के बारे में ये कोई रिकमेंडेशन दे देगा तो दोनों कंट्रीज पे ये लाजिम है कि ये इसकी बात को एक्सेप्ट करेंगी। दोस्तों ये जो मुआहिदा है इंडस वाटर ट्रीटी का, इसको कई साल गुजर जाने के बाद भी बिल्कुल टच नहीं किया गया। हालांकि जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं 1971 की वॉर, 65 में, और जो कारगिल की वॉर होती है उसमें भी इस इंडस वाटर ट्रीटी को दोनों कंट्रीज की तरफ से बिल्कुल टच नहीं किया जाता। बट इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है इसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट जी मोदी 2016 में एक स्टेटमेंट देते हैं
जिसमें वो कहते हैं कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये इसका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि 2016 में उरी का इंसिडेंट होता है। उरी में अटैक होता है और उसमें इंडियन फौजियों की बहुत बड़ी तादाद में हलाकत होती है। इंडिया क्या करता है, इंडिया इसका जो ब्लेम है वो पाकिस्तान पे डालता है और पाकिस्तान को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझता है, और इसके नतीजे में इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करता है। इसी तनाजुर में इंडियन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक मीटिंग करती है इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स की, और इसमें जो की मिनिस्ट्रीज हैं इंडिया की वो सारी शामिल होती हैं। इसमें जो वाटर मिनिस्ट्री है वो भी शामिल होती है, और इनको ये डायरेक्शन दी जाती है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाए और इस तरह का कोई पॉइंट रेज किया जाए जिसके ज़रिए से हम पाकिस्तान पे कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकें। और ये जो काम है ये सेंस ऑफ अर्जेंसी में किया जाए ताकि पाकिस्तान को हम एक चेक में रख सकें और पाकिस्तान को हम प्रेशराइज कर सकें वाटर को लेके। उसके बाद दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी की तरफ से, जो इसके बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बयानात देना शुरू कर देते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर देंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई सैक्रेड पैक्ट नहीं है, इसको भी एब्रोगेट किया जाता है, इसको यूनिलैटरली हम इससे निकल जाएंगे, या फिर वो मुख्तलिफ किस्म की सजेशंस उनकी तरफ से पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। और इसी चीज़ का हमें रिजल्ट 25 जनवरी को देखने को मिला 2023, जब इंडिया ने पाकिस्तान को एक लेटर इशू किया जिसमें पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को लेके अमेंडमेंट करने की बात की गई। वेयर डज इंडिया वांट टू टेक दिस होल प्रोसेस? देखिए, कश्मीर के बारे में आपको पता है कि 5 अगस्त को 2019 को जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का उसको इंडिया रिवोक कर देता है, और वो रिवोक करता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंडर। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में इंडिया एक चीज़ करता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 370, उसको वो एब्रोगेट कर देता है, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देता है। अब ये जो 370 का आर्टिकल है यही एक ऐसा आर्टिकल है जो कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वो प्रोवाइड करता है, जिसमें कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाज़त दी गई, इसको अपना फ्लैग रखने की इजाज़त दी गई, और कश्मीर को इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई कि वो अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बना सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं और अपने जो अफेयर हैं उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 370 का जो आर्टिकल है इसमें यह भी चीज़ कही गई कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस यही इंडिया के पास रहेगा, बाकी सारे के सारे जो इख्तियारात हैं वो स्पेशल स्टेटस के अंडर कश्मीर खुद मैनेज करेगा। अब 5 अगस्त 2019 में 370 के आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया। इसका जो इम्पैक्ट है वो ये हुआ कि अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्टली कश्मीर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और अभी स्टिल कश्मीर को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंडर गवर्न किया जा रहा है। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं, वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सारा कंट्रोल इंडिया ने 370 आर्टिकल को एब्रोगेट करके अपने कंट्रोल में ले लिया, डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको ले आया। अब यहाँ से हम इंडिया का जो नेफेरियस डिज़ाइन है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया ये करने की कोशिश कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करके जो वर्ल्ड बैंक की गारंटी है और जो उस सुपरविजन है उसको ख़त्म किया जाए, और इस इशू को, इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को बायलैटरलिज्म के अंडर लाया जाए कि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, वर्ल्ड बैंक का या दूसरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ है उसका इस ट्रीटी को इंश्योर करने में कोई अमल दखल ना हो। और फिर वो क्या करे, जैसे उसने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए से कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया है, वैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी का जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदा है उसको वो बायलैटरलिज्म के अंडर ला के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उसको भी ख़त्म कर सके। नेक्स्ट जी, पाकिस्तान के पास इस इशू को लेके क्या सॉल्यूशंस रहते हैं? पाकिस्तान जो है वो लीगल डिप्लोमेसी के तरीके से इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा है, और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि अगर कोई एक रजीम कंसेंसस के साथ
वाटर बॉडी को लेके कोई मुआहदा करते हैं तो वो जो मुआहदे की जो मुद्दत होती है वो इनडेफिनेट होती है। और इस बारे में वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 भी मौजूद है, जो कि ये कंट्रीज को डायरेक्ट करती है कि उनके दरमियान जो कंसेंसस के साथ किसी एक एग्रीमेंट पे इत्तेफाक करते हैं, अगर वो उसको अमेंड करना चाहे तो उसको अमेंड करने के लिए जो प्रोसीजर है वो उसी एग्रीमेंट में शामिल होगा। और उसके अलावा कोई भी ऐसा तरीकाकार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता जिससे जो एग्रीमेंट है उसकी एसेंस खराब हो। जैसे कंट्रीज के दरमियान जो बॉर्डर्स होते हैं जी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मुआहदा जब कर लेती है कि ये जो बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और वो उसको तस्लीम करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि बाद में आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस मुआहदे को ये कह के सिर्फ रिजेक्ट कर दे कि जी हम इसको नहीं मानते, हम इसको अमेंड करना चाहते हैं। तो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के मुताबिक आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इंटरनेशनली इस्टेब्लिश चीज हो जाती है। ठीक है, मतलब आप यूनिलैटरली इससे विड्रॉ नहीं कर सकते। आप बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं जब आपका जो कंट्री 1 है वो और जो कंट्री 2 है वो दोनों इस बॉर्डर को चेंज करने के बारे में एग्री हो। ठीक है, तो इंडिया जो करने की कोशिश कर रहा है यूनिलैटरली इसको अमेंड करने की कोशिश कर रहा है और वो नोटिस सेंड कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। तो ये था जी टोटल इशू, हमने इसको बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट एक छोटी सी असाइनमेंट आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि इवेल्युएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना ओपिनियन लिखिए और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर सेंड कीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह मंडे को। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।